स्वागत है बच्चों आपका ई आचार्य के प्लेटफॉर्म पर जीव विज्ञान की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप पांडे। बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने जाना कि डीएनए क्या है, डीएनए के द्वारा किस तरह से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। इसके लिए प्रयोग भी किया गया। हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट जो कि बैक्टीरियोफेज पे किए गए, एस 35 और P32 नामक आइसोटोप्स के मदद से यह जाना गया, समझा गया कि बैक्टीरियोफेज से निकला हुआ जो मटेरियल बैक्टीरिया को के अंदर जाता है, जीवाणु के अंदर जाता है, वो असल में क्या है, डीएनए ही है। और इस तरह से हर्शे एंड चेज साहब ने यह साबित कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। बाद के स्टडीज में यह पता चला बच्चों कि डीएनए मैक्सिमम में आनुवंशिकी भूमिका निभाता है। मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की भूमिका निभाता है, लेकिन कुछ में आरएनए भी होता है। जैसे उदाहरण दिया गया टोबैको मोज़ेक वायरस, बीटा क्यू वायरसेस, ठीक है। दूसरी बात क्या कही गई कि इन दोनों में अस्थाई कौन है, तो डीएनए ज्यादा अस्थाई है आरएनए की तुलना में। डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में नहीं होता है। आरएनए में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो उसे जल्दी डिजनरेट कर देता है, घटित करवा देता है, लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं होता है। डीएनए मेनली जेनेटिक इंफॉर्मेशन के संचय का काम करता है, जबकि आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। ठीक, डीएनए की स्टेबिलिटी है कि यदि ये हीट बढ़े तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जो ही अनुकूलन होता है वो फिर आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ढेर सारी बातें थी जो बताई गई डीएनए से जुड़ी हुई। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, रिप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, इसमें जो परिवर्तन है वो स्लो रेट से होना चाहिए, म्यूटेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। अब हम लोग जानेंगे आरएनए के विषय में। बेहद इंटरेस्टिंग है, ये भी ढेर सारे काम करता है। ये आनुवंशिकी पदार्थों का ये जो ट्रांसफर है वो तो थोड़ा करता है, बाकी ये खूब काम करता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा। आरएनए वर्ड, ये क्या है भाई, आरएनए संसार है। आरएनए के संसार में हम देखते हैं कि आरएनए की भूमिका क्या है। ये देखिए, एक प्रश्न उठा कि प्रथम अनुवांशिकी पदार्थ कौन सा है। इस अध्याय में रासायनिक उसके बारे में बात किया जाएगा। आरएनए पहला अनुवांशिकी पदार्थ था, ये रख लीजिए। ठीक, अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों का विकास आरएनए से हुआ। आरएनए अनुवांशिकी पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक भी है। ठीक, एक उत्प्रेरक का भी काम करता है, बताया जा चुका है आपको। बायो कैटलिस्ट का भी काम करता है। रासायनिक अभिक्रियाएं, प्रोटीन एंजाइम के इसमें कोई योगदान नहीं है। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, जिससे यह अधिक अस्थायी है। याद रखिए, यहां से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, जिससे यह अधिक अस्थायी है। डीएनए के द्विरज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण तथा इसमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी है। यहाँ ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से लेके यहां तक। ठीक, कि आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, जिससे यह अधिक अस्थायी है। ध्यान रखिए, आरएनए पहले बना, डीएनए बाद में बना। आरएनए कम अस्थायी है, डीएनए ज्यादा अस्थायी है, याद रखना है। ठीक, दूसरा क्या है भाई, प्रतिकृति। प्रतिकृति बोले तो क्लोन, क्लोन। ठीक, और ये क्लोन कैसे बनता है, रिप्लिकेशन के बाद। अभी आपने पिछले एपिसोड में सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी देखा, उसमें क्या था, डीएनए से डीएनए का बनना। ठीक, ये क्या कहलाता है बच्चों, यही कहलाता है रिप्लिकेशन। यही क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। ठीक, सिंपल सी बात। ठीक है, डीएनए से यदि डीएनए बन रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन। ठीक,
ठीक है। डीएनए के द्विकुंडली रचना के प्रतिपादन के साथ ही वाटसन व क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतियों की योजना प्रस्तुत की। और एक बार ये वाटसन क्रिक साहब ने कहा था कि विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद अनुवांशिकी पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता था। ये वाटसन क्रिक साहब का स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक, आइए देखते हैं। रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं। कहाँ पे? जो डीएनए के टेम्पलेट हैं, ये देखिए यहाँ पे जो एक रज्जुक है, एक रज्जुक मतलब एक स्टैंड की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, एक स्टैंड की बात कर रहे हैं। ऐसे ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं। अर्थात यह यहाँ से जो बेसिस लगे हुए हैं वो अलग होके ऐसे फार्क वाला, अभी आगे स्ट्रक्चर आएगा बताया जाएगा। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए बनता है उसमें एक पैतृक व एक नई लड़ी रज्जुक होती है। डीएनए प्रतिकृति की यह योजना अर्ध संरक्षी या कंजर्वेटिव कहलाती है। ये पॉइंट टिक करिए, पूछा जाता है अर्ध संरक्षी या कंजर्वेटिव, ये पॉइंट पूछा जाता है कि अर्ध संरक्षी या कंजर्वेटिव क्या होती है। यहाँ देखिए किस तरह से टेम्पलेट के द्वारा डीएनए का निर्माण हो रहा है। ये डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिक्रिया का वाटसन क्रिक साहब ने ही ये मॉडल दिया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक एक शब्द जितना बताया गया है वो आपको दिख रहा है क्या? यहाँ देखिए ए टी, ए के साथ टी जुड़ा है, जी के साथ सी जुड़ा है, ठीक, सारे के सारे बेस पेयर अंदर की तरफ, ये भी एक नियम है, ये भी लिखा गया था कि डीएनए के जो स्ट्रैंड है, जो डबल हेलिकल मॉडल है, उसमें जो बेस लगे होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं? इनर सरफेस पे लगे होते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक। तो सब के सब कहाँ लगे हुए हैं? इनर सरफेस पे। और जो भी हैं वो कहाँ है? ए के साथ टी है और जी के साथ सी है, ठीक। यह कैसे जुड़े हुए हैं यहाँ जुड़ना नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम चाहें तो दिखा सकते हैं। जैसे ये देखिए ए के साथ ये जो फैले हैं इनमें हम तो बना ही सकते हैं। ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? यहाँ पे ये स्ट्रैंड इधर से हम चाहें तो जोड़ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड पहले दिखा दें, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो आपको याद रखना है, ये भी सवाल पूछा गया है। ये हैं क्या? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक। तो इस तरह से देखिए टेम्पलेट के रूप में जैसे ये जो फॉर्क है, ये जो डबल हेलिकल मॉडल है वो अलग हो गया। फॉर्क, ये जो फॉर्क है बना हुआ है ये क्या होता है? अलग होता जाता है। इसी पे यहाँ से ऐसे ये बढ़ते चले जाते हैं अलग से, और ये स्ट्रैंड का निर्माण अलग होता जाता है, ठीक। तो ये प्रक्रिया है। उसके बाद से प्रायोगिक प्रमाण कि भाई कैसे ये होता है, उसका प्रमाण है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। यहाँ पे देखिए किसने पता लगाया भाई? मैथ्यू मिशेल्सन व फ्रैंकलिन स्टाइल ने निम्न प्रयोग किए। क्या क्या किया इन्होंने? ई कोलाई को ऐसे संवर्धन में विकसित किया जिसमें, यहां से देखिए ठीक, यहाँ पे क्या किया भाई? ई कोलाई को ऐसे संवर्धन में विकसित किया जिसमें NH4Cl, यहाँ पे भी ये याद रखिए N15 का यूज किया गया। N15 समस्थानिक है, आइसोटोप है, इसका यूज यहाँ पे किया गया। ये सवाल पूछा जाता है कि जो मैथ्यू मिशेल्सन और फ्रैंकलिन ने प्रयोग किया उसमें क्या लगाया था? N15, ठीक। और इसके स्वरूप ये N, इसी के आधार पर उन्होंने जाना दो चीजें, N15 और N14, दो चीजों का उन्होंने यूज किया, N14 और N15 आइसोटोप। संवर्धन के बाद उन्होंने क्या पाया भाई? कि यह हमेशा द्विरज्जिक कुंडलीय के रूप में मिलता है। डीएनए के घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से
CSCI ग्रेडियंट की प्रवणता पर अलग किया गया। उसके बाद से क्या हुआ भाई, ये देखिए मेसेल्सन और स्टाल का ये प्रयोग है, जो पूछा जाता है किस तरह से रिप्लिकेशन होता है, किस तरह से नया डीएनए बनता है। यहाँ पे एक ये है 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद क्या हो गया, ये बन गया N15 N14। यहाँ पे देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, पहली पीढ़ी है ये, फर्स्ट पीढ़ी। और 40 मिनट बाद क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में N14 N, ये एक N15 वाला अर्थात नाइट्रोजन 15 वाला एक है, जबकि 3 कौन हो गए डीएनए नाइट्रोजन 14 वाले। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ये रिजल्ट निकाला था यहाँ पे। उसके बाद से इस प्रकार संबंधन, और यहाँ पे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक इसी तरह का प्रयोग एक और वैज्ञानिक थे, टेलर और उनके सहयोगियों ने विसिया फाबा, विसिया फाबा क्या बोलते हैं भाई, बाकला फाबा सेन पर नवनिर्मित डीएनए का गुणसूत्र में वितरण का पता लगाने के लिए विकिरण सक्रिय थाइमिडीन, इन्होंने किसका प्रयोग किया था, सक्रिय थाइमिडीन का। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि गुणसूत्र में डीएनए अर्ध संरचकीय तरह से प्रतिकृत करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके मेडिकल में एग्जाम में कि विसिया फाबा पे किया था, किसने किया, टेलट बॉम के सहयोगियों ने। ठीक, किसकी सहायता से, सक्रिय थाइमिडीन की सहायता से। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। उसके बाद से भाई कार्य प्रणाली व एंजाइम, सजीव कोशिकाओं में प्रतिकृत समूहों की आवश्यकता होती है, इसमें एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम्स कुछ दो चार एंजाइम्स हैं जो खूब पूछे जाते हैं आपसे, जिसमें एक एंजाइम ये आ गया डीएनए पॉलीमरेज। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सी न्यूक्लियोराइड के बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। यह एंजाइम काफी प्रभावी है क्योंकि बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक को उत्प्रेरित करता है। ठीक, कौन सा है ये, डीएनए पॉलीमरेज, नाम याद रखिए इनका। अभी इनके कुछ और भी भाई भतीजे आने वाले हैं, उनको भी देखेंगे हम। ये ई कोलाई की बात कर रहे हैं कि ई कोलाई में इतने बेस पेयर मिलते हैं और मानव में कितने हैं, इतने, जिनमें प्रतिकृत प्रक्रिया के पूर्ण होने में 38 मिनट लगता है। इसका मतलब बहुलकीकरण की औसत दर लगभग 2000 क्षार युग्मक प्रति सेकंड है। अब बताइए, जो बहुलकीकरण है, जो पॉलीमराइजेशन है, उसका रेट क्या है बच्चों, 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 2000 बेस पेयर। ये केवल बहुलकीकरण को तेज नहीं करते बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अभिक्रिया को भी उत्प्रेरित करते हैं। प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की दृष्टि से प्रतिकृति एक महंगी प्रक्रिया है, अतः डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त अवस्तर की तरह कार्य करते हुए बहुलकीकरण अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी की तरह डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में 2 टर्मिनल फास्फेट उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि बहुलकीकरण के समय वो कौन सा कंपाउंड है जो ऊर्जा प्रदान करता है। ये एग्जाम है, ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट। आ गया तो लोग गिर जाएंगे धाड़ से, ये यहां से लेके यहां तक। ठीक, वो कौन सा है केमिकल जो बहुलक बनाने के समय प्रयोग एनर्जी देता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसे लिख लीजिए आप। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये है। ये कैसे काम करता है भाई, वर्क एज एटीपी, किसकी तरह काम करता है, एटीपी। अब एटीपी क्या है,
एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, ऊर्जा देने का काम करता है। तो उसी तरह ये भी क्या काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। ये सवाल है, ये पूछा जा सकता है आपके केमिकल एग्जाम, वो मेडिकल एग्जाम में। और वहां पे एक ऑप्शन एटीपी भी दिया रहेगा, आप धाड़ से एटीपी लगाएंगे, आप धड़ाक से 0 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो आप वहां क्या ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ पे रिप्लिकेशन होता है डीएनए के अंदर, तो वहां पे जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो एटीपी के द्वारा नहीं की जाती, वो किसके द्वारा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के द्वारा। ठीक, यहाँ पे प्रतिकृति द्विसाक ये बनाया गया है, ये किस तरह से टेम्पलेट डीएनए है ये, और हो रहा है सिंथेसिस। अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृति कर्म को पूर्ण करने हेतु डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम की भी आवश्यकता होती है। ठीक, इसमें स्ट्रैंड का ये पूछा जाता है किधर से किधर है जी। आप ये देखिए, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एकल दिशा 5 से 3 की ओर उत्प्रेरित करता है। ठीक, ये याद रखना है, किस डायरेक्शन में, 5 से 3 की तरफ। अर्थात जो दो स्ट्रैंड हैं, आपने देखा ना, जो दो ये स्ट्रैंड हैं इस तरह से, इसमें एक 3 वाला होता है, एक 5 वाला होता है। ठीक, और इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे ये 5 हो गया और यहाँ पे ये 3 हो गया। ठीक, तो ये जो दो स्ट्रैंड हैं उनमें क्या है भाई, जो जो डीएनए पॉलीमरेज जो इसका रिप्लिकेशन करता है वह किस दिशा में करता है, 5 से 3। ये याद रखना है, ये आपसे पूछा। ठीक, 5 से 3 डायरेक्शन। उसके बाद भाई, यह प्रतिकृति दिशाक पर कुछ जटिलता पैदा करती है, फलस्वरूप 3-5 ध्रुवता वाले टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतत होता रहता है जबकि दूसरी लड़ी असतत होता है। ये किस पे सतत होता है, किस पे असतत होता है, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है कि अतत पश्चात या असतत रूप में संश्लेषित खंड डीएनए लाइगेज द्वारा, ये भी एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि डीएनए लाइगेज का काम क्या है। डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है, जो खंड संश्लेषित खंड हैं एंजाइम द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे इस तरह के जो हैं, जैसे मान लीजिए 2 खंड बने हैं, तो यहाँ पे जो कनेक्टर का काम करता है, सॉल्यूशन का काम करता है, ठीक है, एक तरह से फेविकोल का काम करता है, वो कौन सा एंजाइम है, डीएनए लाइगेज। ये हमने एक वैसे बस समझने के लिए बनाया है। ठीक, डीएनए लाइगेज। ठीक है, उसके बाद से डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते। प्रतिकृति डीएनए की किसी भी जगह पर प्रतिकृति क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती है। ई कोलाई के डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां प्रतिकृति की शुरुआत होती है और इन स्थानों को प्रतिकृति का स्थल नाम दिया गया है, ये पूछा जाता है। ठीक है, प्रतिकृति का, ठीक है, यहाँ पे ये पॉलीप्लॉइडी है, ये क्यों होता है ये बताए हैं। डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन न होने के कारण बहुगुणिता की स्थिति, गुणसूत्रीय समानता उत्पन्न होती है। इनमें कुछ प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत रूप से बाद में हायर क्लास में पढ़ने के लिए कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो यहां हमने क्या जाना भाई कि जो डीएनए है, डीएनए में बार बार ये संरचना बनानी पड़ेगी आपको जब तक ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये रट जानी चाहिए आपको, खूब ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक स्ट्रैंड पे तो कंटिन्यूअस ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, ठीक, जबकि दूसरे पे खंड खंड ऐसे खंड खंड में निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे सिगमेंट्स में निर्माण होता है, फ्रेगमेंट्स में निर्माण होता है, और इनको जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। इन्हें बाद में यहाँ पे जोड़ता कौन है, इनको जो ये निर्माण हो रहा है उन्हें जोड़ कौन रहा है, डीएनए लाइगेज।
ये इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम कई बार पूछा गया है। डीएनए लाइगेज का काम क्या है भाई? जो ये फ्रेगमेंट्स हैं इनको जोड़ना। ये किस तरह का काम करता है? सुलेशन की तरह, फेविकोल की तरह इनको चिपकाता है, जोड़ता है, ताकि एक पूरा का पूरा स्ट्रैंड बन सके। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज, दो के बारे में आपने जान लिया। डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। इसके बाद से बच्चों हम लोग नेक्स्ट एपिसोड पे चर्चा करेंगे जो सेंट्रल डॉग्मा का दूसरा टॉपिक था, अब वो था अनुलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन। आपने क्या क्या पढ़ा? रिप्लिकेशन पढ़ा सेंट्रल डॉग्मा में, डीएनए से डीएनए बन गया, रिप्लिकेशन हो गया। ठीक, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसलेशन, और आरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो बने रहिए ये आचार्य प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट एपिसोड पे हम लोग इसे भी देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।